फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर 11 जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इस चैप्टर में हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ चुके थे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, और एनिमल और प्लांट्स में हम जान चुके थे कि हार्ट क्या होता है, वीन्स क्या होता है, आर्टरी क्या होता है। और मैंने आपको वीन्स और आर्टरी में एक डिफरेंस ही बताया था कि आर्टरी जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जबकि वीन जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ये तो मैंने आपको डिफरेंस बताए थे। ब्लड भी बताया था मैंने कि ब्लड क्या होता है। ब्लड इज अ फ्लूइड फ्लो इन ब्लड वेसल्स, कि ब्लड एक फ्लूइड है जो कि ब्लड वेसल्स में बहता है। ब्लड के काइंड टाइप बताए थे, ब्लड के कौन कौन से टाइप होते हैं, WBC, RBC, और मैंने पल्स रेट भी आपको पढ़ाया था। आज हम इससे आगे का स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, मैंने आपको हर्ट के बारे में भी पढ़ाया था आपको। अब हम इससे आगे का स्टार्ट करेंगे, हार्ट बीट। अब हम हार्ट बीट से स्टार्ट करेंगे कि हार्ट बीट क्या होता है, हार्ट का धड़कना क्या होता है। टुडे आवर टॉपिक इज हार्ट बीट। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड ऑफ मसल्स। जो हार्ट की जो वॉल्स होते हैं, चैम्बर्स जो होते हैं, वो मसल्स के बने हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, ये एक पूरा क्या है, एक चैम्बर है। ये क्या है, चैम्बर है ये सब, और जो कि मसल्स से बने हुए हैं। दी मसल्स कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैथमेटिकली। तो ये मसल्स हैं, कभी नीचे होती हैं, कभी ऊपर होती हैं, कभी नीचे, और एक स्वर में एक धड़कती रहती हैं। दिस रिजिमेटिक कंस्ट्रक्शन फ्लोड बाय इट्स रिलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट। और इसी रिमेटिक कंट्रैक्शन और रिलैक्शन को हम हार्ट बीट का नाम देते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न उठता है कि हार्ट बीट क्या है। द रिलैक्शन एंड कंट्रैक्शन The rhythmically relaxation and contraction of heart is known as heartbeat। अब आपको दोस्तों याद हो गया होगा कि हार्ट बीट क्या होता है। द rhythmic contraction and relaxation of heart is known as heartbeat। Remember that heartbeat continue every moment of our life। जब तक हम जीते हैं संसार में, जब तक हमारे जो हृदय है धड़कता रहता है। If you place your hand on the left side of your chest, हमारा चेस्ट पे जो हमारा चेस्ट है उसकी लेफ्ट साइड में अपना हाथ रख कर देखिए, यू कैन फील योर हार्ट बीट। आप अपने हार्ट बीट को फील कर सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो हृदय है वो धड़क रहा है। द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। तो दोस्तों, जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो हैं एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं हार्ट बीट को देखने के लिए। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है, क्या होता है, स्टेथोस्कोप। क्या होता है, स्टेथोस्कोप। अ डॉक्टर यूजेस द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। तो दोस्तों, जो डॉक्टर्स जो होते हैं वो हार्ट का साउंड देखने के लिए किसका यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप का यूज कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पाइप। इसमें चेस्ट पाइप होता है दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम, जो कि एक सेंसिटिव डायफ्राम कैरी करता है। 2 ईयर पीसेस, 2 ईयर पीसेस होते हैं, एंड अ ट्यूब ज्वाइनिंग द पार्ट्स, और एक ट्यूब होता है। डॉक्टर्स कैन गेट क्लियर अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप। तो दोस्तों, जो डॉक्टर होते हैं इसको स्टेथोस्कोप से आपके हार्ट को सुन सकते हैं। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ अ स्टेथोस्कोप विद द मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल अराउंड अस। तो हम यहाँ पर इस एक्टिविटी में स्टेथोस्कोप कैसे बना सकते हैं हम अपने घर पर ये पढ़ेंगे। आपको देखो, मैं दिखाऊं, देखिए ये एक स्टेथोस्कोप है। इसमें क्या है, ये आगे का जो होता है जिसको ये हृदय हार्ट पर लगाते हैं डॉक्टर, ये होता है चेस्ट पाइप। ये एक ट्यूब है, ये क्या है, एक ट्यूब है, और ये दो यहाँ पर ये क्या होते हैं, ये ईयर पीस होते हैं, और इसी को हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं। टेक अ स्मॉल फनल और 6-7 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक हमको छोटा सा फनल लेना है, पाइप लेना है, जो कि एक 6 से 7 सेंटीमीटर का उसका डायमीटर हो। ठीक सा रबर ट्यूब 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, और एक रबर ट्यूब लेना है जो कि 50 सेंटीमीटर लॉन्ग हो, टाइटली ऑन द स्टेम ऑफ द फनल, जो कि हमको फनल के स्टेम पर लगा देना है रबर ट्यूब को। स्ट्रेच अ रबर शीट और बलून ऑन द माउथ ऑफ द फनल। हमको एक रबर शीट लें या बलून लें, उसको चौड़ाकर और फनल के माउथ पर लगा देना है, एंड फिक्स इट टाइटली विद रबर बैंड। और एक रबर लेकर हमको उसको एकदम टाइटली से बांध कर पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब
ऑन ऑफ योर ईयर्स। तो जो ओपन जो हैंड है, ओपन एंड है ट्यूब का, उसको अपने कानों पर लगा कर देखिए। प्लेस द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट नियर द हर्ट। और जो फनल का माउथ है उसको अपने हर्ट पर लगा कर देखिए, मतलब लेफ्ट साइड में, चेस्ट के लेफ्ट साइड में। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली। आप उसको सुनने का प्रयास कीजिए। डू यू हियर रेगुलर थम्पिंग साउंड। और तुमको क्या होगा, एक थम्बिंग अप डाउन का साउंड निकलेगा। द साउंड इज दैट ऑफ हार्ट बीट। तो ये साउंड किसका था दोस्तों, हार्ट बीट का था। हाउ मेनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन अ मिनट। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक मिनट में हमारा हार्ट जो कितनी बार धड़कता है। काउंट अगेन आफ्टर रनिंग फॉर 4-5 मिनट्स, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन। तो दोस्तों हमें क्या करना है, पहले तो हम ऐसे ही बैठे हैं, तो हमको देखना है कि हमारा हार्ट बीट कितनी बार धड़कता है, हार्ट कितनी बार बीट करता है। और हम 4-5 मिनट कहीं पर रेस करके आएँ, रनिंग करके आएँ, तब आप देखना कि हमारा जो हार्ट है कितनी बार बीट करता है। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन, और फिर इनको कंपेयर करके देखना एक दूसरे से। रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड हार्ट बीट एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड व्हाइल रेस्टिंग एंड आफ्टर रनिंग एंड रिकॉर्डिंग 11.2। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड पल्स रेट। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि अपने दोस्त से आप, और अब तुम्हारा दोस्त जो है वो क्या करेगा, तुम दोनों भाग रहे हो। पहले तो पहले आप बैठे हो दोनों, तो आप अपना हार्ट बीट मेजर करके देखना कि कितनी ज़्यादा लगता है एक मिनट में। फिर आप दोनों कहीं पर भाग रहे हो, रनिंग कर रहे हो तुम दोनों, तो तब देखना कि आपके फ्रेंड का ज़्यादा हार्ट बीट है या हमारा है। ये आपको 11.2 में लिखना है इतना। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड पल्स रेट। तो दोस्तों हार्ट बीट और पल्स रेट में एक रिलेशन होता है, यहाँ पर यही बताया गया है। ईच हार्ट बीट जनरेट 1 पल्स इन द आर्टरीज। एक हार्ट बीट जो है एक पल्स के बराबर होता है। ईच हार्ट बीट जनरेट 1 पल्स, मतलब एक हार्ट हमारा धड़क रहा है तो एक पल्स भी हमारी आर्टरीज में धड़केगी। एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स द रेट ऑफ हार्ट बीट। और एक मिनट में जितना भी हार्ट हमारा धड़कता है उतनी ही हमारे पल्स हैं वो मूव करती हैं। द रिजमेटिक बीटिंग ऑफ द वॉरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर जो पल्स होता है, द रिजमेटिक बीटिंग ऑफ वॉरियस चैम्बर्स, मतलब जितने भी चैम्बर्स हैं वो धड़कते रहते हैं, तो इससे हमारा जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो एकदम कंट्रोल में रहता है। बूजो वंडर्स इफ स्पॉन्जस एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड। बूजो आश्चर्यचकित है कि स्पॉन्जास और हाइड्रा जो है उनके पास भी ब्लड होता है। एनिमल्स सच एज स्पॉन्जास एंड हाइड्रा डू नॉट प्रोसेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिमल्स जैसे कि स्पॉन्जास और हाइड्रा हो गया, ये कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट नहीं करते हैं। द वाटर इन विच दे ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन as it enters their body. The water carries away waste materials and carbon dioxide. तो ये वाटर होता है इनके वेस्ट मटेरियल को, स्पॉन्जेस और हाइड्रा के वेस्ट मटेरियल को और कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के द्वारा बाहर निकाल देता है। Thus these animals do not need a circulatory fluid like the blood. इसलिए स्पॉन्जेस और हाइड्रा को सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड की कोई आवश्यकता नहीं है। लेट अस नो लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ वेस्ट अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर और रिमूवल और वेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। एक्सरेशन इन एनिमल्स। अब हम एनिमल्स के एक्सरेशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। एक्सरेशन इन एनिमल्स। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। Recall how carbon dioxide removed as waste from the body through the lungs during exhalation. आप रिकॉल करके देखिए, आप सोच कर देखिए कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं तो उसको बाहर भी निकालना हमको जरूरी होता है, तो एक्सहेलेशन के द्वारा कैसे निकाली जाती है। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग इजेशन। और इसको भी सोचिए कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो भी इजेशन के द्वारा निकाला जाता है। लेट अस नो फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। चलिए अब हम ये पढ़ेंगे कि इन दोनों के अलावा हम वेस्ट मटेरियल के अपनी बॉडी से कैसे निकालते हैं। यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल्स कम फ्रॉम। तुम आश्चर्यचकित होंगे कि ये अनवांटेड मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो आते कहाँ से हैं। व्हेन आवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड। जब हमारे सेल्स जो हैं वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो
वहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो रिलीज किए जाते हैं। दीज आर द टॉक्सिक एंड हेंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ये टॉक्सिक होते हैं इसलिए इनको बॉडी से रिमूव करना आवश्यक होता है, वरना ये हमारे अंदर कई बीमारियां भी डाल सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एक्सपेरेशन। तो यहाँ पर दोस्तों एक्सपेरेशन की प्रोसेस दे रखी है, चलिए इसको पढ़ते हैं एक्सपेरेशन की प्रोसेस को। अब हम एक्सपेरेशन की प्रोसेस पढ़ने वाले हैं दोस्तों। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको निकालने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सपेरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेरेशन। द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सपेरेशन फॉर्म्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो पार्ट्स एक्सपेरेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। और दोस्तों जो किडनी है वो हमारी मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं किसके अंदर? ह्यूमंस के अंदर। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। The waste which is present in the blood has to be removed from the body। जो the waste which is present in the blood, जो वेस्ट जो है वो ब्लड में प्रेजेंट है उसको हम अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। हाउ कैन दिस बी डन? ये कैसे डन होता है, कैसे किया जाता है? अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड। एक मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है जो कि ब्लड को फिल्टर करता है। दिस इज डन बाय ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज। और ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर किडनीज में किया जाता है। When the blood reaches the two kidneys, दोस्तों हमारे अंदर दो किडनी होती हैं। It contains both useful and harmful substances, जो कि हार्मफुल और यूजफुल दोनों प्रकार के सब्सटेंसेस को कंटेन करती हैं। द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्सॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड। और जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं किडनी से वो दोबारा ब्लड में चले जाते हैं। द वेस्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। और जो किडनी से जो वेस्ट आता है वाटर के रूप में मतलब वाटर में यूरिन के रूप में निकाल दिया जाता है। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। तो किडनी से, यहाँ पर किडनी है तो किडनी से यूरिन कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। थ्रो यूरेटर्स 2 lakh यूरेटर्स, वो 2 lakh यूरेटर्स के द्वारा जाता है। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। और ये यूरिन जो है यूरेथ्रा के द्वारा निकाला जाता है। द किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा फॉर्म एक्सक्रीटरी सिस्टम। दोस्तों किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, ब्लैडर हो गया और यूरेथ्रा, ये होते हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं। ये सभी एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग, एक बड़ा आदमी, बीइंग नॉर्मली पासिस अबाउट 1.8 लीटर यूरिन, वो एक दिन में 1.8 लीटर यूरिन निकालता है एक एडल्ट ह्यूमन इन 24 आवर्स, 24 घंटे में, मतलब एक दिन में। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ वाटर। यूरिन में 95% क्या होता है दोस्तों? वाटर होता है। 2.5% क्या होता है? यूरिया होता है। और 2.5% अदर वेस्ट होता है। तो आप इसको याद भी कर सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक। We have all experienced that we sweat on a hot summer day। हम सभी जानते हैं कि जो गर्मियों के मौसम आते हैं तो हमारे अंदर से पसीना निकलने लगता है। The sweat contains water and salt। जो स्वेट जो होता है वो पसीना होता है, वाटर और सॉल्ट को कंटेन करता है। बूझो है सीधा समटाइम्स इन समर वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड इन आवर क्लॉथ। बूझो सोचती है कि कभी गर्मियों के मौसम में वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड इन ऑन आवर क्लॉथ, हमारे क्लॉथ के अंदर वाइट पैचेस फॉर्म हो जाते हैं, बन जाते हैं। स्पेशली इन एरियाज लाइक अंडर एराफ। जो अंडर एराफ जो होते हैं, अंडर आर्म्स का जो वो होता है एरिया, वहाँ पर ज़्यादातर जो हो जाता है, क्या होता है दोस्तों कि वाइट पैचेस फॉर्म हो जाते हैं। दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय फॉल्ट प्रिवेंट इन द स्वेट। तो ये मार्क्स किसकी वजह से होते हैं? क्योंकि हमारे स्वेट के अंदर फॉल्ट है। डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन? क्या स्वेट जो पसीना होता है वो कोई अदर फंक्शन भी करता है? वी नो दैट द वाटर केप्ट इन एन अर्थ पॉट मटका इज कूलर। हम जानते हैं कि जब हम पानी मटके में डालते हैं तो वो कूलर होता है, ठंडा होता है। दिस इज बिकॉज द वाटर इवेपोरेट फ्रॉम पोर्स ऑफ द पोएट। ये इसलिए होता है क्योंकि जो पोर्ट में जो पोर्स जो होते हैं वो इस पानी को इवेपोरेट करते हैं, विच कॉजेस कूलिंग, जो कि
इस वजह से वो कूल हो जाता है। सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी, इसलिए जब हम स्वेट करते हैं तो हमारी बॉडी जो है ठंडी होने लगती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट, अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। In chapter first, you learned that plants take water and minerals, nutrients from the soil through the roots and transport it to the leaves. तो दोस्तों हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सॉइल से रूट के थ्रू लेते हैं एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स, और जो रूट होती है वो उनको लीव्स पे ट्रांसपोर्ट कर देती है। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और जो लीव जो होती हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करती हैं वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है उसमें। यू ऑल्सो लर्न इन चैप्टर 10 दैट फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। और चैप्टर 10 में हम पढ़ चुके हैं कि जो द फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, और जो फूड है वो एक एनर्जी का सोर्स है, स्रोत है। एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी सेल होते हैं उन सभी को एनर्जी की आवश्यकता होती है, और एनर्जी कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से। द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट विटाल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, और ये जो सेल्स जो होते हैं ये इनसे कई एक्टिविटीज फॉर्म करते हैं इस एनर्जी को प्रोड्यूस करके। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसलिए जो फूड है वो हर एक सेल में उपस्थित है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, तुम आश्चर्य होंगे कि कैसे वाटर और न्यूट्रिएंट्स, वाटर हो गया न्यूट्रिएंट्स हो गया, ये रूट से लीव्स में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। हाउ इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैरी टू द प्लांट विच कैन नॉट मेक फूड, और ये जो लीव्स से फूड जो है वो कैसे कैरी किया जाता है, सभी के बारे में अब हमको इसका आंसर मिलने वाला है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स के अब हम ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। प्लांट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल बाय द रूट्स, हम इतना जानते हैं कि जो प्लांट हैं वो वाटर और मिनरल रूट से एब्जॉर्ब करते हैं। द रूट्स हैव रूट एयर, और रूट में जो होते हैं रूट एयर होते हैं। देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार के रूट एयर है, ये रूट एयर है। देखिए ये ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको, ये क्या है, रूट एयर को बता रहा है, रूट एयर है इधर। द रूट हेयर increases the surface area of the root for the absorption of water and minerals nutrient dissolved in water। तो रूट एयर दोस्तों जो होते हैं उनका फंक्शन होता है कि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, रूट की सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं वाटर और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए। द रूट एयर इज इन कॉन्ट्रैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। तो रूट एयर जो होते हैं वो कॉन्टैक्ट होते हैं वाटर और सॉइल के बीच के पार्टिकल्स के अंदर। कैन यू गिव हाउ वाटर मूव फ्रॉम द रूट्स, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। अब हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के अंदर दोस्तों। वेल बूझो इज राइट, प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। बूझो सही थी दोस्तों कि प्लांट्स के भी एक पाइप लाइक वेसल होते हैं जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से लेकर ट्रांसपोर्ट करते हैं। द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स, और ये जो वेसल्स होते हैं वो एक स्पेशल सेल से बने हुए होते हैं, फॉर्मिंग द वेस्कुलर टिश्यू, और एक वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। A tissue is a group of cells that perform specialized function in an organism, और जो टिश्यू होते हैं वो एक स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। द वस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड साइलम। दोस्तों साइलम क्या होता है, एक वस्कुलर टिश्यू होता है जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट तक, इसी को साइलम कहते हैं। तो दोस्तों इसको आप याद भी कर सकते हो कि साइलम क्या होता है। देखिए साइलम क्या होता है, आप इसको यहाँ तक याद भी कर सकते हो। द वस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड साइलम। The xylem forms a continuous network of channels that connect roots to the leaves.
थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस एंड थस ट्रांसपोर्टेड वाटर टू एंटायर प्लांट। तो ये साइलम जो होता है, इसी के द्वारा सभी जो प्लांट्स होते हैं वहाँ तक जो वाटर होता है वो वाटर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। और एक हम फैलम और पढ़ेंगे। फैलम क्या होता है? यू नो दैट लीफ सिंथेसिस फूड। हम जानते हैं कि जो लीव्स होते हैं वो फूड को बनाती हैं। द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट। और जो फूड होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है हर एक पार्ट तक। दिस इज डन बाय द वस्कुलर टिश्यू कॉल्ड फैलम। फैलम भी दोस्तों एक वस्कुलर टिश्यू होता है, पहली बात। और दूसरी कि जो हमारा जो फूड है उसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है दूसरे पार्ट्स तक? तो फैलम करता है। इनकी आप डेफिनेशन याद कर सकते हो। थस साइलम एंड फैलम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। तो दोस्तों फाइलम और फैलम जो हैं, साइलम और फैलम, वो फूड को सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स के अंदर। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास टम्बलर वाटर। तो दोस्तों हाँ, यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है आपको, एक्टिविटी 11.3। तो आप इसको पढ़ के देखना कि यहाँ पर क्या कहा गया है। स्टेम प्लेस्ड इन कलर्ड वाटर। ये जो स्टेम है यहाँ पर कलर्ड वाटर में है। और यहाँ पर इस चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए मैं आपको बताऊँ। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पानी जो है वो रिलीज करते हैं। एक प्रोसेस होती है किसके द्वारा? ट्रांसपिरेशन के द्वारा। तो दोस्तों आप ये जो मैंने ये कर रखा है ना, ये येलो कलर में, तो आप इन सबको याद भी कर सकते हो। मैंने आपके याद कर लें इसलिए कर रखे हैं। तो आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कर सकते हो। ये हो गया, आप इन सबको याद कर लेना। द वाटर evaporates थ्रू द स्टोमाटा प्रिवेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। तो दोस्तों स्टोमाटा जो होता है वो लीव्स के सरफेस प्रिवेंट होता है। और इसी प्रोसेस के द्वारा वाटर जो है वो निकाला जाता है, इवेपोरेट किया जाता है। किस प्रोसेस के द्वारा? ट्रांसपिरेशन के द्वारा। थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।